Sir, you talked about in your opening remarks, you talked about busting Pakistan's nuclear rhetoric, sir, during Operation Sindoor. Can you tell us how did the army do it, or how did the forces do it? And during the talks with DGMOs during the conflict, was there ever any nuclear threat given by Pakistan army? And sir, in recent past, we have seen that a major force restructuring has taken place, where you have been able to create a pool of over 1 lakh drone operatives. Was this necessitated by the Operation Sindoor, or was it in plans earlier also? And if you can tell us about the entire restructuring plan, sir, IBGs, Rudras, whatever the army is going to do in future. Thank you, sir. महत्व बढ़ता जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूं। जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। जी, आप सही बोल रहे हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी, और जिसको हमने एनालाइज किया बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था। उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे, वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे खत्म हुए थे। जहां तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद इस चीज को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला। क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे। इनको हमने काफी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की, अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉट म्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें जरूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अश्नी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेज, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉट म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्र हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्र बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी
और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएस एंड काउंटर यूएस एंड लॉन्ग टर्म म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए, और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है, और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है, और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे। अभी ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता था, 5000 ड्रोन देखता था। 5000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूं तो उतने में मायने रखता हूं कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में, लंबाई में आप 10,000 ड्रोन देखते हैं। तो ये तो मैं आज देख रहा हूं, लेकिन जिस तरह की हमने तैयारी शुरू की है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब शुरू में हमने ड्रोन एक्वायर करना शुरू किए तो जो बहुत छोटे छोटे ड्रोन थे वो भी ड्रोन उसके साथ कॉस्ट लगा के दिए जाते थे हमको, और जो आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था उन ड्रोनों को खरीदना। उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने ये डिसाइड किया कि जितने ज़्यादा ड्रोन हैं हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है, और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया था तब हमने 3 चीज की थी। हमने लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमने टेक्नो कमांडर्स बनाए थे और टेक्नो वॉरियर्स बनाए थे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में हमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहां पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑपरेशन सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर जैसे। दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है और ड्रोन जो दिखाए दिए हैं उसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने J&K में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों।
जहां तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहां तक जो हुर्रियत जो उस साइड है पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहां पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊं। जहां तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो तो नेगेटिव न्यूज बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था, वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ एडीजी स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज ये है, हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे जरूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीजें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए। तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है इसलिए 24 घंटे इसको नजर रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा ऑफ सिंदूर के टाइम पर हमने डीआईबी के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे यूआरएल्स, यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमारी तैयारी बहुत थी। और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर,